दोस्तों सोचिए, आप देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम करते हैं। एक ऐसी कंपनी जहां जाना हर युवा का एक सपना होता है। लेकिन क्या हो अगर उसी ऑफिस की दीवारों के पीछे एक खौफनाक खेल चल रहा हो। एक ऐसा मॉड्यूल काम कर रहा हो जिसका मकसद सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि लोगों की इज्जत और उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करना हो। दोस्तों, ये कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS BPO की। यह कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये एकदम हकीकत है। और इस हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए नासिक पुलिस को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो शायद ही पहले कभी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में देखा गया हो। इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है फरवरी 2024 के बीच में, जब पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिलती है कि कुछ लोग ऑफिस के अंदर एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। मामला इतना संवेदनशील था कि पुलिस सीधे छापा नहीं मार सकती थी, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन अंडरकवर। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्नी के निर्देश पर 7 महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम तैयार की जाती है और इन महिला अधिकारियों को पुलिस की वर्दी उतार कर एक कॉर्पोरेट कपड़े पहनने को कहा जाता है। ये 7 महिला ऑफिसर्स उस कंपनी में एक आम कर्मचारी की तरह दाखिल होती है। इनका मकसद साफ था, अगले 40 दिनों तक इन्हें उसी ऑफिस में काम करना था, उसी टेबल्स पर बैठना था और उन्हें आरोपियों के हर हरकत पर नजर रखनी थी। ऑफिस के अंदर ये महिला पुलिस अधिकारी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, बल्कि वह खुद एक शिकायत बनकर उन आरोपियों को करीब से देख रही थी। वो देखती कैसे मीटिंग्स के दौरान महिला कर्मचारियों को गंदी नज़रों से घूरा जाता। वो देखती कि कैसे बात करने के बहाने उन्हें गलत तरीके से टच किया जाता। और फिर एक दिन आता है जब ये महिला अधिकारी एक मीटिंग में मौजूद होती है। वहाँ इन आरोपियों ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी थी। एक आरोपी एक महिला के साथ सरेआम बदतमीजी करने लगता है। पुलिस की ये टीमें वहाँ पर उन आरोपियों को बदतमीजी करते हुए महिलाओं के साथ रंगे हाथों अपनी आंखों से दिख रही थी। और यहीं से इस जाल का खुलासा होता है जो पिछले 4 सालों से बुना जा रहा था। यह कोई छेड़खानी का मामला नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। यह एक ऐसा मॉड्यूल था जो लोगों को मानसिक रूप से तोड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सब आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ 26 मार्च 2026 को। ऑफिस की उस चकाचौंध और ठंडी AC वाली बिल्डिंग के अंदर एक 23 वर्षीय लड़की, जो पिछले काफी समय से एक मानसिक दौर से गुजर रही थी, उसे डराया गया था, उसे धमकाया गया था, उसे यह यकीन दिला दिया गया था कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद उस दिन उसने मन बना लिया कि अब और नहीं। वह नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसने जो वहां पे शिकायत दर्ज कराई, जिसे देखकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। इस पहली FIR ने साजिश के 3 मुख्य आरोपियों को बेनकाब किया, दानिश शेख, तौसीफ अतार और निदा खान। शिकायत के मुताबिक तौसीफ अतार ने उस लड़की को शादी का झांसा दिया था और उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए। वहीं दानिश शेख ऑफिस के लॉबी में उसके साथ सरेआम अश्लील हरकतें करता था। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला नाम था निदा खान का। निदा, जो कि खुद एक महिला थी और वहां पर HR के पोस्ट पर काम कर रही थी, वह पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय उन आरोपियों का साथ दे रही थी। वह पीड़िता के धर्म और देवी देवताओं पर भी भद्दी टिप्पणियां किया करती थी, ताकि उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया जाए कि वह उसके कहे अनुसार चलने लगे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह शायद एक आपसी झगड़ा या फिर एक अकेला मामला है, लेकिन जब यह खबर ऑफिस में फैली तो मानो जैसे खौफ का एक बांध टूट गया। पहली शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में लड़कियों की लाइन लग गई। कोई सालों से चुप थी तो कोई कल की हुई घटनाओं से डरी हुई थी। पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक बताते हैं कि शुरुआत में लड़कियां हिचकिचा रही थी। वो डर रही थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन जब पुलिस ने महिला अधिकारियों की टीम को काउंसलिंग के लिए तैनात किया, तब जाकर एक एक करके कुल 9 FIR दर्ज हुई। और इन शिकायतों में सिर्फ लड़कियां ही शामिल नहीं थी, बल्कि इसमें एक पुरुष कर्मचारी भी शामिल था, जिसने उस मॉड्यूल के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस मॉड्यूल के खिलाफ गवाही दी, जो कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस की फाइलों में दर्ज शिकायतें सिर्फ एक छिड़खाने का मामला नहीं, बल्कि एक इंसान की आत्मा और उसकी आस्था को कुचलने की कहानी है। इस मॉड्यूल का काम करने का तरीका बड़ा ही सात्विक था। वे पहले आपसे दोस्ती करते, आपका भरोसा जीते और फिर धीरे धीरे आपकी धार्मिक पहचान पर चोट करते। एक पीड़िता जो खुद एक कट्टर हिंदू है और रामदास स्वामी की अनुयायी है, उन्होंने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। वे नियमित रूप से एक रुद्राक्ष की माला धारण करती है, लेकिन ऑफिस के अंदर वो रुद्राक्ष की माला उन आरोपियों के लिए एक चुहर बन गया था। उन पर दबाव बनाया गया कि वो रुद्राक्ष की माला उतार दे। उनके सामने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए गए और यहाँ तक कि महाराष्ट्र की महान हस्तियों के खिलाफ भी अपमानजनक बातें कही गई।
साजिश की हद तो तब पार हो गई जब 2023 की ईद पर आरोपी तौसीफ एक कर्मचारी को अपने घर ले गया। उसे वहां पर न सिर्फ धार्मिक टोपी पहनने पर मजबूर किया गया, बल्कि उसे नमाज पढ़ने के लिए भी विवश किया गया। और क्रूरता देखिए, उस कर्मचारी की फोटो खींचकर उसे कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया, ताकि उसे सबके सामने नीचा दिखाया जा सके, जलील किया जा सके और उसके धर्म को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सके। यह प्रताड़ना सिर्फ मानसिक नहीं था, बल्कि शारीरिक भी था। वही कर्मचारी जो पूरी तरह से शाकाहारी व्यक्ति था, उसे नाइट शिफ्ट के बाद होटलों में ले जाकर जबरदस्ती मांसाहार भोजन कराने की कोशिश की जाती थी। मना करने पर उसे समाज से कटा हुआ महसूस कराया जाता था। लेकिन प्रताड़ना की सबसे घिनौनी और रूह कपा देने वाली बात तब सामने आई जब इन आरोपियों ने उस कर्मचारी के निजी जीवन पर हमला किया। ये कर्मचारी और उसकी पत्नी शादी के कई सालों बाद भी संतान सुख से वंचित थे। वे इलाज करा रहे थे, लेकिन एक आरोपी ने उस कर्मचारी से एक ऐसी बात कर दी जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। एक आरोपी ने उस कर्मचारी से कहा कि अगर बच्चा चाहिए तो अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दो। दोस्तों सोचिए कि ये शब्द सिर्फ एक गाली नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी साजिश के हिस्सा थे, जिसे मेंटल ब्रेकिंग कहा जाता। यानी कि एक इंसान को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दो, इतना लाचार करा दो कि वह खुद अपनी पहचान भूलकर आपके सामने घुटने टेक दे और धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों अब जरा सोचिए कि किसी भी कंपनी में एचआर या सीनियर अधिकारियों का काम होता है अपने एम्प्लॉयज को सुरक्षित महसूस कराना, लेकिन यहाँ रक्षक ही रक्षक बन गए थे। और इस पूरी साजिश में सबसे शातिर खिलाड़ी बनकर उभरी थी निदा खान। वैसे तो निदा खान उस कंपनी में कोई बहुत ही बड़े ओहदे पर नहीं थी, वह उस कंपनी में एचआर के पोस्ट पर काम कर रही थी, लेकिन वहीं उसका काम इस मॉड्यूल के लिए सबसे ज़्यादा अहम था। पुलिस के मुताबिक निदा का काम था ऑफिस के अंदर आने वाली नई लड़कियों से दोस्ती करना, उनका भरोसा जीतना और फिर उन्हें धीरे धीरे दानिश और तौसीफ जैसे आरोपियों के करीब लाना। वो ऑफिस के अंदर एक ऐसी बड़ी बहन या फिर एक सहेली का मुखौटा पहन कर रहती थी जो उन लड़कियों को धीरे धीरे उन शिकारियों के जाल में ढकेलती थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब पीड़ित लड़कियां अपनी शिकायत लेकर निदा के पास जाती थी, तब उनकी शिकायतों को सुनने के बाद निदा बड़ी बेशर्मी से कहती थी कि ये सब तो कॉर्पोरेट लाइफ में होता रहता है, इसे इग्नोर करो। वह न सिर्फ उन आरोपियों का पक्ष लेती थी, बल्कि वह पीड़ितों को इस कदर डरा देती थी कि वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ निदा खान की वजह से हो रहा था? तो दोस्तों पुलिस की जांच अब कंपनी के हेड ऑफिस और मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स बताती है कि कई पीड़ितों ने मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों को ईमेल किए थे, मौखिक रूप से शिकायतें की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया। विक्टिम्स का सीधा आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों ने इन गुनाहों को रोकने के बजाय उन आरोपियों पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो निदा खान का नाम सामने आया, लेकिन वह अचानक फरार हो गई। पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वह मुंबई में छिपी है। उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई और एक नया दाव खेला, प्रेगनेंसी का दावा। उसने अदालत से राहत मांगी कि वह गर्भवती है और उसे गिरफ्तार न किया जाए। एक तरफ वो महिला थी जिसने दर्जनों लड़कियों की जिंदगी को नरक बनाने में मदद किया, और वहीं दूसरी तरफ वह कानून से बचने के लिए अपनी ममता का हवाला दे रही थी। लेकिन पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत थे। यह सिर्फ एक ऑफिस की राजनीति नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक नेटवर्क था जिसे अंदर से निदा खान और बाहर से मैनेजमेंट की खामोशी का पूरा सपोर्ट हासिल था। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन इस नासिक वाली कंपनी में वक्त के साथ घाव और भी गहरे होते जा रहे थे। दोस्तों सोचिए कि 2022 से शुरू हुआ ये सिलसिला 2026 तक चला, यानी करीब 1400 दिन। यानी कि इन 4 सालों में वहां पर काम करने वाली 18 से 25 साल की लड़कियों के लिए ऑफिस जाना किसी जंग पर जाने से कम नहीं था। पुलिस ने जो नो एफआईआर दर्ज की, यह एक तरह का अपराध नहीं था, बल्कि वहां पर प्रताड़ना के अलग अलग लेवल तैयार किए गए थे। इसमें सबसे पहला लेवल था मानसिक दबाव और अश्लीलता का। आरोपी शफी शेख और रजा मेमन मीटिंग्स के दौरान लड़कियों को इस कदर घूरते थे ताकि वे असहज हो जाएं। मीटिंग्स के दौरान उन लड़कियों के काम की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि उनके शरीर पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते थे। अगर कोई लड़की इसका विरोध करती थी तो उसे सबके सामने जलील किया जाता था, ताकि कोई दूसरी लड़की आवाज़ उठाने की हिम्मत ना करे। दूसरा लेवल था शारीरिक सीमाएं लांघना। शिकायतों के मुताबिक आरोपी बातचीत के बहाने या काम समझाने के बहाने लड़कियों को गलत तरीके से टच करते थे, और इसे कैजुअल इंटरेक्शन का नाम दे दिया जाता था। दानिश शेख ने तो ऑफिस की लॉबी जैसे सार्वजनिक जगह पर भी अश्लील हरकतें करने की कोशिश की थी। और तीसरा सबसे खतरनाक लेवल था शादी का झांसा और बलात्कार। तौसीफ अतार जैसे आरोपियों ने लड़कियों की भावनाओं के साथ खेला
उन्हें शादी के सपने दिखाए, उनका भरोसा जीता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वही लड़की ने तौसीफ पर शादी करने का प्रेशर डाला तो उल्टा तौसीफ ने उस लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ये आरोपी सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये लड़कियों का पीछा उनके घर तक करते थे, उनके घर तक नजर रखते थे। रजा मेमन और शारिक कुरैशी जैसे आरोपी लड़कियों के निजी और वैवाहिक जीवन में इस कदर दखल देते थे कि लड़कियां अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक ने जांच के बाद एक बहुत ही बड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, ऑर्गेनाइज्ड गैंग। उन्होंने कहा कि ये 7 पुरुष आरोपी कोई अलग अलग काम नहीं करते थे, बल्कि यह एक मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे। और इस गिरोह के सबसे मुख्य मोहरे थे तौसीफ अतार और दानिश शेख, जो कि टीम लीडर जैसी ऊंची पदों पर बैठे हुए थे। अब आप सोचिए कि जब आपका बॉस ही आपका शिकारी बन जाए तो आप कहाँ जाइएगा। एक पीड़िता ने बताया कि जब उसने तौसीफ की बात मानने से मना कर दिया, तब तौसीफ ने जानबूझकर उस पर दूसरों का काम ला दिया। उसे घंटों ऑफिस में फालतू बैठने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी टूट जाए कि विरोध करने की हिम्मत ही ना बचे। दोस्तों, जैसे जैसे यह मामला तूल पकड़ने लगा, पुलिस की गिरफ्तारी बढ़ी, वैसे वैसे इस कहानी में एक नया और विवादास्पद मोड़ सामने आया है। एक संवेदनशील घटना के तौर पर यहाँ भी बचाव पक्ष की तरफ से कुछ तीखे बयान आए हैं। आरोपियों में से एक के चाचा जी मीडिया में आते हैं और एक ऐसा दावा करते हैं जो कि इस पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर देता है। उनका कहना है कि ये कोई घोटाला नहीं है, बल्कि यह एक स्क्रिप्टेड कॉन्स्पिरेसी है। उनके मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे बजरंग दल का हाथ है। उनका आरोप है कि लड़कियों के परिवार ने जानबूझकर पहले बजरंग दल को बुलाया और उनके कहने पर पुलिस ने इन निर्दोष लड़कों को फंसाया है। आरोपी के परिवार का तर्क है कि एक छोटे से ऑफिस विवाद को बेवजह तूल दिया गया और बिना किसी ठोस सबूत के धर्मांतरण का रंग चढ़ा दिया गया है। उनका कहना है कि पुलिस जिसे मॉड्यूल कर रही है वो असल में कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे यह साजिश वाला बयान सामने आया, तब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतरे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही क्लियर और कड़े शब्दों में कहा कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि यह एक मॉड्यूल है। इसने एक सोची समझी रणनीति के साथ काम किया है और हम इस मॉड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। फडणवीस का यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो शायद अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। यही वजह है कि इस केस की जांच में सिर्फ स्थानीय पुलिस ही नहीं, बल्कि राज्य खुफिया विभाग SID, आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS और यहाँ तक कि भारत की नेशनल जांच एजेंसी NIA से भी संपर्क किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब ये छोटा मोटा छेड़खानी का मामला होता तो भारत के सबसे बड़े जांच एजेंसियों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता। आरोपी का परिवार कह रहा है कि यह एक साजिश है, सरकार इसे एक मॉड्यूल कह रही है, लेकिन सच क्या है यह तो अदालत तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तय करेंगे। और तो और दोस्तों, इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस ने ऑफिस के CCTV कैमरे को भी खंगाला है। उन्होंने ऑफिस के अंदर 40 से ज़्यादा CCTV कैमरे के फुटेजेस को जब्त किया है। उन फुटेजेस में देखा गया कि कैसे आरोपी ऑफिस के माहौल को एक दफ्तर की तरह नहीं, बल्कि अपनी जागीर की तरह चला रहे थे। वे मीटिंग्स के दौरान लड़कियों को असहज करने के लिए शारीरिक इशारे करते थे और उनके काफ़ी करीब जाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, भारत में टाटा सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि एक भरोसे का दूसरा नाम है। और ये नासिक वाले केस ने उस भरोसे पर एक ऐसा दाग लगाया है जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, सवाल सिर्फ उन 7 गुंडों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसने उन्हें 4 सालों तक पनपने दिया। दोस्तों, हर बड़ी कंपनी में पोस्ट यानी कि यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून जैसी एक कमेटी होती है। नियम कहते हैं कि अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो वहाँ पर उस कमेटी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। लेकिन नासिक इस यूनिट में यह कमेटी सिर्फ एक कागजों पर थी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन पुलिस की जाँच कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पीड़िताओं ने बताया कि उन्होंने कई बार ईमेल किए, कई बार मौखिक रूप से बड़े बड़े अधिकारियों को बताया, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया। और यहाँ तक कि IT सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था नास्कॉम ने इसे एक छुटपुट घटना कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दोस्तों, क्या 4 सालों तक चलने वाला एक टॉर्चर एक छुटपुट घटना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये मैनेजमेंट की वो अंधता थी जिसने आरोपियों के हौसले बुलंद किए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद टाटा सन्स के चेयरमैन M चंद्रशेखरन को सामने आना पड़ा। उन्होंने इन आरोपों को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया। फिलहाल TCS के मुख्य परिचालन अधिकारी को आरती सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक हाई लेवल इंटरनल जांच चल रही है। कंपनी ने उन सभी नामजद कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी है? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया?
दोस्तों आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी नौकरी आपकी गरिमा और आपके आत्मसम्मान से बड़ी नहीं होती। नासिक की उन 7 बहादुर लड़कियों ने हमें सिखाया कि भले ही अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी आवाज़ भी बड़े से बड़े सिस्टम को हिला कर रख सकती है। दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि भारत के कॉरपोरेट कंपनियों में पॉज जैसे कानून सिर्फ एक दिखावा है? अपनी कहानी या अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक राय औरों को हिम्मत दे सकती है। दोस्तों इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में उनके क्या अधिकार हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस उनकी मदद कैसे कर सकती है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ज्ञान विश्लेषण पसंद आया हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के ज़रूरी मुद्दों पर डीप रिसर्च करता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।